डियर स्टूडेंट, ट्रिपल एसपी में आपका स्वागत है। मैं राकेश जैन आज आपके सामने समकालीन विश्व राजनीति 12वीं कक्षा की बुक पुस्तक के अध्याय 3 को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के आरंभ के क्या कारण थे और शीत युद्ध कब से कब तक चला और उसके बाद रूस के विघटन के बारे में बात हुई। आज मैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बात करने आया हूँ। हमने देखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई दूसरी उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। इस घटना के बाद के दौर में अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिका के प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने की प्रयास करेंगे। अमेरिका वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख करने के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्चस्व क्या होता है। जब कोई देश सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी दूसरे देश को प्रभावित करने की स्थिति में होता है तो उसे वर्चस्व कहते हैं। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है या अमेरिका वर्चस्व से उभरा जा सकता है। अब आयशा, जाबू और अंद्रेई, ये 3 व्यक्ति हैं। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ा रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2002 में उसकी एक टांग जाती रही और वह एक ठिकाने से अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी गई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब जब फिर से चलना फिरना सीख रही है, अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार में व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फ़िलहाल बंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाएगा। युवा अंद्रेई पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि अंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई दे। अंद्रेई अपनी माँ को बताता है जीन्स कूल है, जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। अंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं, हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए जब अपनी जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे, उसी कारण से जिससे आज अंद्रेई पहनता है। अंद्रेई की माँ को अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसे उसकी दिलचस्पी ना हो। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य वह जीवित बच गई। हम सब इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा ज़रूरी करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिका वर्चस्व का शिकार हैं। फिर जाबू, अंद्रेई, आयशा की चर्चा हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरबंद है। हम अपनी चर्चा संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाला
उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिकी मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद एक वर्चस्व का प्रतीक है, जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। नई विश्व अर्थव्यवस्था की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ न्यू इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरी अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इससे जान पड़ता है कि अमेरिका वर्चस्व को शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। और एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हम इसके साथ साथ दो और बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात, अमेरिका वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1951 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पहले दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू कर नहीं किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उस प्रक्रिया का जिक्र करें। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझने बूझने की तमाम राजनीतिक कोशिशों की नाकाम रही और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामले में चुप्पी साध लेने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ की लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था को संज्ञा दी और 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की एक भारी भरकम फौज को इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला, उसे परास्त किया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम कहा जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? जिसमें अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया संयुक्त राष्ट्र संघ की इजाज़त से, और जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की मिलीजुली सेना में 75% सैनिक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कितने? 75%। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराक की सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध की यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। जिनका प्रयोग किया? स्मार्ट बमों का। और इसके चलते कुछ प्रयोजकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था। इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और इसे वीडियो गेम वार में तब्दील कर दिया गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है कि लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध का मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टरों को कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग में खर्च की
इस जंग में खर्च की उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया और बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह से 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन का दौर में ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका ने अपने घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया और विश्व की राजनीति में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार में नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत का इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व ने नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में यह दूसरी सैन्य कार्रवाई थी। यह बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 में अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति क्लिंटन ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेने ऐसे सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह भी नहीं की और अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो शुरुआत भर थी। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए और 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। क्या है? रक्षा विभाग का मुख्यालय। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने की तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। इस हमले के 3000 व्यक्ति मारे गए और अमेरिकियों के लिए यह दिल दहलाने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी पर आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला कभी नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर
रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवादियों के विरुद्ध विश्व युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम यह आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया गया विश्वव्यापी युद्ध था जो अमेरिका ने चलाया था। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 में शामिल होने का शक था। अभियान के मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासक को बनाया गया। तालिबान के शासन में पांव जल्दी ही उखाड़ गए और लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार की जानकारी नहीं दी जाती। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। उनकी खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना के ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है, न ही अपने देश या अमेरिकी के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की कोई अनुमति नहीं दी गई। इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक पर सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे और इराक में तेल के भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका के मनपसंद सरकार कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका ने 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में थे। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जाती है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिका हमला और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बारे में शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 के बीच दो अलग अलग गुटों शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों अलग अलग शक्तियों केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में है तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था भी कहा जाएगा। भौतिकी के बाद ध्रुव के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल से वर्णित करना उचित होगा। वर्चस्व सैनिक शक्ति के अर्थ में वर्चस्व सैनिक शक्ति हेगेमनी शब्द से की जड़ें प्राचीन यूनान में इस शब्द के किसी एक राज्य का नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के हेगमनी को पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता के बनावट तौल से है। हेगमनी से ध्वनित सैन्य प्रबल का यही अर्थ है। आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आपको
आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसकी उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। अमेरिका की मौजूद ताकत की रीढ़ की हड्डी उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है, बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। अनूठी शर्त में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति क्षमता के बूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना बांध सकता है और एकदम सही समय पर अचूक घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतर दूरी पर सुरक्षित रख वह दुश्मन के उसके घर में पंगु बना सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके बराबर नहीं है। अमेरिका से नीचे की कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका सैन्य शक्ति पर अकेले खर्च करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर या टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि गुणात्मक व्यय भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी भी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी करना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले में अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता के अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल पर महज 4 लक्ष्यों जीतने, अपराध करने, दंड देने और कानून बहाल करने के लिए रखने के लिए किया हो। इराक के उदाहरण में प्रकट करें, अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इस तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात पर जाहिर है कि वह अपने अधिकृत भूभाग पर कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक खास समझ से है। इस समझ को बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलने वाला एक देश जरूर होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखता है। ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कानून को लागू करने की क्षमता हो और साथ ही यह जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है और दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं के मुहैया कराने में अमेरिका की भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी चीज़ों से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध उसी मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्र व्यापारी मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCs, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही के सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद
ब्रिटिश सेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिका निभाती थी और इसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का आभासी संसार साकार हो गया है दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों का एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के हर हलके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। यह यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को शामिल कर लें तो विश्व का कुल व्यापार में लगभग 14% हिस्से हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक न हो। ध्यान है, अमेरिका की आर्थिक प्रबलता और उसके ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुई। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मानते हैं। अमेरिका के ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अकादमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिका की धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है और कौशल के पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में व्हार्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल बना। इसकी स्थापना 1881 में हुई। MBA की शुरुआत पाठ्यक्रम 1900 में आरंभ हुए। अमेरिका के बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में जाकर हो सकी। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका के प्रतिष्ठित अकादमी डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात में हमें अपनी दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व का याद रखने में तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रखी थी पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर MBA की डिग्री ले। इससे साबित होता है कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरह से दबदबा है चारों तरफ। वर्चस्व सांस्कृतिक रूप में अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। वर्चस्व के तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले इस तरह सहमत कर सकता है कि वे दुनिया के उसी नज़रिए से देखने लगें जिससे प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली बढ़त या वर्चस्व कायम होगा। विश्व की राजनीति में के दायरे में वर्चस्व का इस अर्थ को लागू करें और स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को और अपने से कमज़ोर देशों को व्यवहार बर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े संसाधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव के इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश के हित साधन हो, उसका प्राबल्य माना जाए, उसका प्रभाव जमा रहे और रजामंदी दोनों ही तरीक़ों से काम लेता है और अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति, आर्थिक बढ़त के बूते पर नहीं बल्कि अमेरिका के सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच यह है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में परिचित है, दुनिया के अधिकांश लोग और समाजों के सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार और बर्ताव के ही प्रतिबंध हैं। अमेरिका संस्कृति बड़ी लुभावनी है। इसके कारण ज़्यादातर
सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह संस्कृति पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम उसे इतना सहज मानते हैं कि अपने आसपास के पेड़ पक्षी या नदी को। आपको आंद्रे और उसकी कूल जीन्स की याद होगी। आंद्रे के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे, उनकी पीढ़ी के लोग नीली जीन्स आज़ादी के परम प्रतीक हुआ करती थी और युवक युवतियाँ अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह भी किसी चोर बाज़ार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षा का प्रतीक बन गई। ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात्र नहीं दे पाना मुश्किल है या नहीं दे सकते। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभाव के दायरे में सोवियत संघ में बाजी मारी और सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तर्ज पर चली और अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जीन्स के लिए दीवानगी इस बात पर साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो कुड़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व या अमेरिका की शक्ति के रास्ते में क्या अवरोध है। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरी के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की यह राह में 3 अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान इस तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे कि लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला व्यवधान अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने को काम करती है। अमेरिकी ताकत के आड़ में आने वाले दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज जो प्राकृतिक रूप से उन्मुक्त है और अमेरिका में जन संचार साधन के समय समय पर वहाँ से जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भरे कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव उभरा है। अमेरिका में विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने की यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है। इस संगठन का नाम है नाटो, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों को इस संगठन में कायम रखने से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि इन देशों को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, इसी कारण यह बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व में कुछ अंकुश लगाना चाहेंगे। अमेरिका और भारत के संबंध। शीत युद्ध के वर्षों से भारत और अमेरिका गुटनिरपेक्ष के विरुद्ध खड़ा था। भारत अमेरिकी गुटनिरपेक्ष के विरुद्ध खड़ा था, अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया और इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था उदारीकरण करने और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोड़ने का प्रयास किया और इसी नीति के और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के कारण भारत अब अमेरिका के समेत कई देशों के लिए आकर्षक और आर्थिक सहयोगी बन गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच 2 नई बातें उभरी। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों भारतीय आपस में
जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग 35% तकनीकी कर्मचारी भारत के मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत का भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह इस तरह के संबंध रखना चाहता है, और यह भी तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में तीनों संभावित रणनीतियों पर विचार चल रहा है। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं, और ऐसे विद्वान यही कहना चाहेंगे भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में मेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, और ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने का तरफदारी करते हैं जिसे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत के लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। और इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध में की रणनीति का व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इसे भारत को नुकसान होगा। कुछ विद्वानों की राय भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए और कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिका वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम होगा। वर्चस्व से कैसे निपटा जाए? कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व? इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है? जाहिर है तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे बड़े सवाल हैं। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे चीज़ें गिनी चुनी हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कर सकें। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। कुछ कायदे कानून जरूर है जो युद्ध में अंकुश लगा रखते हैं, लेकिन यह कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हवाले दे। तो क्या इन बातों को समझा जा सके जो न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है, न ही युद्ध से? फिलहाल हम यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अपनी की सैन्य शक्ति को के जोड़ के मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद है। इन विभेदों को दूर के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है वर्चस्व जनित अवसरों को लाभ उठाने के लिए रणनीति ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इससे आसानी होगी, न कि इसका विरोध करने से। और ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र को में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाए उचित रणनीति होगी। इसे बैंड वैगन अथवा जैसे बहे बयार पीठ जैसी कीजे की रणनीति कहते हैं। बैंड वैगन नीति, जो ताकतवर देश के साथ अवसरों का लाभ साथ रहकर अवसरों का लाभ उठाने की नीति को बैंड वैगन नीति कहते हैं। देशों के सामने यही विकल्प है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहें। इस व्यवहार का उदाहरण है चीन, रूस, यूरोप संघ। सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह से में चढ़ने से बचा रहे हैं, और इसी तरह से अमेरिका के किसी वजह से बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश बचाते रहे हैं। और बहरहाल बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करने वाली। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक है रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना उससे परे चीन, भारत और रूस जैसे
बड़े देशों अथवा यूरोपियन संघ जैसे विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी की निगाह से बचा कर रख सके। कुछ लोग मानते हैं अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश या देश का समूह नहीं कर पाए, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी की ताकत से आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्य स्तर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और एक साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकता है। आपने यह जुमला सुना होगा कि हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सब उसके पड़ोसी। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो सभी विश्वग्राम में चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास है एक गांव। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प है। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका का वर्चस्व क्या है और किस तरह से ये बाकी विश्व के लिए चुनौती है, और यह कब से शुरू हुआ और कब तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इसको चुनौती कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में आप मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कृपया करके उन्हें लिख लें। वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत कहाँ से हुई? रूस के विक्टन अमेरिका के वर्चस्व के लिए कहाँ तक जिम्मेदार है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? और अमेरिका का वर्चस्व किस तरह से पूरे विश्व पर आज प्रभावित हो रहा है? सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? इन सब पर टिप्पणी लिखें। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है? सूडान पर मिसाइल हमले पर टिप्पणी लिखें। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग पर अब एक टिप्पणी लिखें। अमेरिका के वर्चस्व की राह में कौन कौन से रुकावटें हैं? भारत और अमेरिका समझौते से संबंधित बहस में 3 अंश इस अध्याय में दिए गए, उन्हें पढ़ें और उनके बारे में बताएं। यदि बड़े और संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यवहारिक है कि अपेक्षा छोटी और कमज़ोर राज्येतर संस्था अमेरिकी वर्चस्व को कोई प्रतिरोध कर पाएंगी। इस कथन के बारे में पुष्टि करें। ओके, धन्यवाद।